हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और गाइज आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें क्या क्या चीजें आज के AEW डायनामाइट शो पर देखने को मिली और कैसा था आज का डायनामाइट शो। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गाइज इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट एपिसोड इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के बाद का पहला AEW डायनामाइट एपिसोड था, जिस वजह से ये डायनामाइट शो देखने के लिए काफी बड़ी हाइप थी कि अब ऑल आउट पे-पर-व्यू खत्म होने के बाद आगे हमें ऑल एलीट रेसलिंग में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। जहां पर इस वीक वाले AEW डायनामाइट शो की शुरुआत में ही हमें टोनी शिवानी इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले ही पार्किंग लॉट में एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर टोनी शिवानी के पीछे दो कार्स एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई, जिनमें से हमें क्रिस जेरिको और MJF उतरते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर क्रिस जेरिको और MJF दोनों ही टोनी शिवानी के पास आए, जहां पर टोनी शिवानी से बात करते हुए क्रिस जेरिको और MJF ने दोनों ने ही एक दूसरे को अप्रिशिएट किया कि दोनों के ही ऑल आउट पे-पर-व्यू के मैचेस बहुत ही बढ़िया थे, पर दोनों ही किसी न किसी वजह से हार गए। जिसके बाद यहाँ पर एक दूसरे को प्रेज कर ये दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए, जहाँ पर ये दोनों ही रेसलर हमें अकेले में एक दूसरे की बुराई करते हुए दिखाई दिए। लेकिन गाइस जिसके बाद हमें ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो ऑफिशियली स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर हम शो के शुरुआत में ही ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच में पहुंचे, जहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस लूचा ब्रोस को फेस कर रहे थे और यहाँ पर लूचा ब्रोस के साथ रिंग साइड पर एडी किंगस्टन और बुचर और ब्लेड थे। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच हमें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की ओपनिंग में बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला, क्योंकि इस मैच में हमें दोनों ही टैग टीम की तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और ये मैच भी काफी लंबा नहीं था, जिस वजह से इस मैच को देखने के लिए काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट आ गया था। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में लूचा ब्रोस ने अपना टैग टीम फिनिशर जंगल बॉय के ऊपर लगाया, पर सरप्राइजिंगली जंगल बॉय इस फिनिशर से किक आउट कर गए और जब एक और बार लूचा ब्रोस अपना फिनिशर जंगल बॉय के ऊपर लगाने के लिए तैयार थे, तब जंगल बॉय ने लूचा ब्रोस के फिनिशर को रिवर्स कर रे फिनिक्स को ही पेंटागन जूनियर के आगे ढकेल दिया, जिस वजह से पेंटागन जूनियर ने सरप्राइजिंगली अपने ही भाई रे फिनिक्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और इसी चीज का फायदा उठाकर जंगल बॉय ने रे फिनिक्स के ऊपर एक रोल अप पिन किया, जिसके सहारे जंगल बॉय अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। जो चीज मेरे लिए भी शॉकिंग थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लूचा ब्रोस को जीतने के लिए प्रेडिक्ट किया था, पर सरप्राइजिंगली इस मैच में जुरासिक एक्सप्रेस जीत गई। पर यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि ये मैच खत्म होने के बाद रे फिनिक्स और पेंटागन जूनियर के बीच में झगड़ा हो रहा था, जिस झगड़े को रोकने के लिए एडी किंगस्टन और बुचर और ब्लेड ये तीनों ही रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने लूचा ब्रोस से कहा कि तुम्हारा इंग्लैंड वाला फ्रेंड यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर एडी किंगस्टन पाक को मेंशन कर रहे थे कि पाक लूचा ब्रोस के साथ एक स्टेबल डेथ ट्रायंगल में होने के बावजूद भी AEW के डायनामाइट शो पर लूचा ब्रोस के साथ अपीयर नहीं हो रहे और यही पाक के ऊपर शॉट लेकर एडी किंगस्टन ने रे फिनिक्स और पेंटागन जूनियर के बीच में एक बार फिर से दोस्ती करा दी, जिससे कि हाल फिलहाल में तो एडी किंगस्टन की स्टेबल नहीं टूटने वाली। पर यहाँ पर जाते जाते एडी किंगस्टन ने ये बात कही कि 21 मैन कैसीनो बैटल रॉयल मैच से एडी किंगस्टन एलिमिनेट नहीं हुए थे, बल्कि 21 मैन कैसीनो बैटल रॉयल मैच से एडी किंगस्टन को एलिमिनेट करवाया गया था, तो इसका बदला फ्यूचर में एडी किंगस्टन लेने वाले हैं। जिसके बाद ये सेगमेंट खत्म हुआ और आगे हमें AEW डायनामाइट शो पर लांस आर्चर और जैक द स्नेक रॉबर्ट का एक बैकस्टेज सेगमेंट दिखाई दिया, जिस सेगमेंट में जैक द स्नेक रॉबर्ट ने जॉन मॉक्सली को कॉल आउट किया और जैक द स्नेक रॉबर्ट ने कहा कि जॉन मॉक्सली को अपना काउंटडाउन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जल्द ही जॉन मॉक्सली के हाथ से ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जाने वाली है। जिसके बाद आगे हमें शो पर मैट हार्डी आते हुए दिखाई दिए, जहां पर वो इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपनी हेल्थ स्टेटस एड्रेस करने वाले थे कि ऑल आउट पे-पर-व्यू में एक बहुत ही नेस्टी बम खाने के बाद अब मैट हार्डी की हालत कैसी है। जहां पर मैट हार्डी के इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर आते ही मैट हार्डी को ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस की तरफ से बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिला और यहीं पर आगे अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि ऑल आउट पे-पर-व्यू में मैट हार्डी ने एक बहुत ही नेस्टी बम खाया था, जिसके बाद सब लोगों को चिंता थी कि मैट हार्डी की हेल्थ अब कैसी है, जिस वजह से यहाँ पर मैट हार्डी खुद पर्सनली आकर बताना चाहते थे कि ऑल आउट पे-पर-व्यू के बाद मैट हार्डी 100% फिट है और मैट हार्डी एक बार फिर से अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऑल आउट पे-पर-व्यू में उस स्कैरी स्पॉट से बचने के बाद मैट हार्डी खुद को टफेस्ट गाय ऑन द प्लेनेट नहीं बल्कि लकीएस्ट गाय ऑन द प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकती थी। लेकिन सरप्राइजिंगली मैट हार्डी का दिन अच्छा था और यही अपने फैंस को अपने लिए सपोर्ट दिखाने के लिए मैट हार्डी ने थैंक यू कहा, जिसके लिए इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर मैट हार्डी की वाइफ भी आई थी और यही मैट हार्डी ने अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से ऑल एलीट रेसलिंग के सभी फैंस को अपने सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा है। पर यहाँ पर मैट हार्डी ने कहा कि पॉसिबली अब सैमी गेवेरा और मैट हार्डी के बीच का चेस खत्म हो चुका है और अब मैट हार्डी टोटली हेल्दी फील करने के बाद दोबारा से ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे लगने वाले हैं, जिस चीज के लिए अपने फैंस से गुड विशेष मांगकर मैट हार्डी यहाँ से चले गए। पर गाइज आगे हमें ऑरेंज कैसिडी एक्शन में देखने को मिले, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी का मैच AEW के एक टैग टीम द हाइब्रिड 2 के 1/2 एनहेलिको के अगेंस्ट था। पर गाइज अगर
अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में ही हमें एनहेलिको की तरफ से थोड़ी फार टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली, पर इस मैच में अपना कमबैक करने के बाद ऑरेंज कैसिडी ने एनहेलिको के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और यहाँ पर ज्यादा देर ना लगाते हुए एनहेलिको के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाकर ऑरेंज कैसिडी ने एनहेलिको को पिन किया और यहाँ पर एनहेलिको को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद जब ऑरेंज कैसिडी द हाइब्रिड 2 को देख रहे थे, तब पीछे से सैंटाना और ओर्टिज ने आकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया और जब बेस्ट फ्रेंड्स ऑरेंज कैसिडी को बचाने के लिए आ गए, तब सैंटाना और ओर्टिज यहाँ से भाग गए। जिसके बाद बेस्ट फ्रेंड्स ने बात करते हुए नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर सैंटाना और ओर्टिज को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जो कि एक पार्किंग लॉट ब्रॉल फाइट होने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक सैंटाना और ओर्टिज और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में ये मैच कैसा होता है। पर इसके बाद बैकस्टेज एक इंटरव्यू और ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद यंग बक्स का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर यंग बक्स की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और यंग बक्स ने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। पर तभी यंग बक्स ने दरवाजा खोला और इंटरव्यूअर के ऊपर ही सुपर किक्स लगा दी, जिससे कि हम देख सकते थे कि यंग बक्स अब भी बहुत ज्यादा गुस्सा है और यंग बक्स ने अपने लॉकर रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया। पर गाइज आगे हमें शो पर किप सेबियन और फिनोल्फी फ्रॉड उनकी शादी ऑर्गेनाइज करने के लिए बेस्ट मैन कौन है ये बताने के लिए डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर सबसे पहले किप सेबियन ने टोनी शिवानी को ही रिंग के बाहर कर दिया और यहाँ पर बात करते हुए किप सेबियन ने कहा कि उनकी शादी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बेस्ट मैन आने वाला है। और ऐसा कहने के बाद किप सेबियन ने उसको इंट्रोड्यूस किया और वो कोई और नहीं बल्कि किप सेबियन का ट्विच का सब्सक्राइबर था, जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एक बार फिर से शॉट्स ले लिए हैं। पर किप सेबियन ने कहा कि उनकी शादी को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनका ट्विच का सब्सक्राइबर नहीं बल्कि कोई और आने वाला है। ऐसा कहकर किप सेबियन ने अपने ट्विच के सब्सक्राइबर को यहाँ से भेज दिया और अगली बार जब किप सेबियन ने अपने बेस्ट मैन को इंट्रोड्यूस किया, तब यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर आ गए। पर किप सेबियन ने ब्रायन पिलमन जूनियर से भी कहा कि वो आदमी ब्रायन पिलमन जूनियर नहीं है। पर जब तीसरी बार किप सेबियन ने अपने बेस्ट मैन को इंट्रोड्यूस किया, तो गाइज यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार और फिलहाल के ट्विच के बहुत ही बड़े स्ट्रीमर यानी कि मीरो एके रूसेव आ गए, जो देखकर तो मैं सरप्राइज हो गया था। लेकिन गाइज यहाँ पर सेंस बनता है कि मीरो भी ट्विच के ऊपर एक्टिव है और किप सेबियन भी ट्विच के ऊपर एक्टिव है, तो यहाँ पर इस अलायंस का मतलब बनता है। और यहाँ पर आकर मीरो एके रूसेव ने कहा कि मीरो ने उनके रेसलिंग करियर के पिछले 10 साल एक ही कंपनी में बिताए हैं, पर वो चीज अब मीरो भूल चुके हैं और यहाँ पर मीरो की एक नई शुरुआत है, क्योंकि AEW रियल एलीट टैलेंट पहचानती है और यही अपने ट्विच मेंबर यानी कि किप सेबियन की शादी कराने के लिए मीरो ही बेस्ट मैन है। ऐसा कहकर मीरो ने वो कहा जो मैं सुनना चाहता था कि गाइज अब मीरो भी ऑल एलीट बन चुके हैं और अब मीरो ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में काम करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग में मीरो का रेसलिंग करियर कैसा होता है। पर मैं मीरो का AEW डेब्यू बहुत ही तगड़े अंदाज में एक्सपेक्ट कर रहा था कि मीरो ऑल एलीट रेसलिंग में आकर 3-4 रेसलर्स को फोड़ देंगे, लेकिन हमें मीरो का AEW डेब्यू किसी अलग अंदाज में देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आगे मीरो के साथ ऑल एलीट रेसलिंग में क्या क्या होता है। पर मैं मीरो के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि गाइज अब मीरो ऑल एलीट रेसलिंग के लिए काम करने वाले हैं। पर गाइज आगे हमें शो पर टोनी शिवानी एडम हैंगमैन पेज का एक बैकस्टेज इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जो कि इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले हुआ था। और यहाँ पर टोनी शिवानी ने एडम हैंगमैन पेज से पूछा कि ऑल आउट पेपर के बाद अब एडम हैंगमैन पेज को कैसा लग रहा है, जिसके ऊपर एडम हैंगमैन पेज ने एथलेटिक टाइप का जवाब देने का सोचा कि उनकी पीठ अभी भी दर्द कर रही है, लेकिन वो फिर भी दोबारा से रेसलिंग करने वाले हैं। जिसके ऊपर टोनी शिवानी ने कहा कि उनको एथलेटिक टाइप का आंसर नहीं चाहिए और हैंगमैन पेज भी जानते हैं कि टोनी शिवानी किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। जिसके बाद एडम हैंगमैन पेज ने कहा कि हम ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स हार चुके हैं और ऐसा लगता है कि ये चीज होने ही वाली थी। और इस चीज के लिए एडम हैंगमैन पेज टोटली खुद को ब्लेम करते हैं कि उनके वजह से ही आज केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज दोनों ही अलग अलग हो चुके हैं और उन्हें ये बात समझनी चाहिए थी कि यंग बक्स वर्ल्ड की बेस्ट टैग टीम है और वर्ल्ड की बेस्ट टैग टीम नहीं बल्कि यंग बक्स उनके बेस्ट फ्रेंड्स भी है। लेकिन फिर भी एडम हैंगमैन पेज एफटीआर की तरफ गए क्योंकि एडम हैंगमैन पेज को लगा कि एफटीआर काफी एडम हैंगमैन पेज जैसी है, लेकिन हैंगमैन पेज टोटली गलत थे, जिस वजह से हैंगमैन पेज ने अपने 2 फ्रेंड्स खो दिए हैं, जिसका पूरा का पूरा ब्लेम एडम हैंगमैन पेज ने अपने आप के ऊपर ले लिया है। पर गाइज आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नो डिस्क्वालिफिकेशन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर क्रिस जेरिको जैक हेगर के साथ जोई जेनेला और सनी किस को फेस कर रहे थे। और लास्ट वीक की तरह ही इस वीक भी क्रिस जेरिको जोई जेनेला को इस मैच में हराकर बहुत ही जल्दी ये मैच जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार जोई जेनेला और सनी किस ये दोनों ही तैयार थे और इस बार जोई जेनेला और सनी किस इन दोनों ने ही क्रिस जेरिको और जैक हेगर को बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दिया है। और इस वीक का ये मैच देखकर तो मुझे लगता है कि जोई जेनेला और सनी किस को सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और इस मैच में जोई जेनेला और सनी किस इन दोनों ने ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और सच में हमें ये बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जिस मैच में रेसलिंग तो बहुत ही अच्छी खासी थी ही, लेकिन इस मैच के नो डिस्क्वालिफिकेशन रूल ने इस मैच को और भी बढ़िया बना दिया। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में जब सनी किस टॉप रो पर थी, तब क्रिस जेरिको ने एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर सनी किस के ऊपर अटैक किया, जिस चीज का फायदा उठाकर जैक हेगर ने सनी किस के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर सनी किस को पिन कर जैक हेगर अपनी टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद क्रिस जेरिको ने एक प्रोमो कट किया, जहाँ पर क्रिस जेरिको ने बताया कि ऑरेंज कैसिडी के साथ क्रिस जेरिको की राइवलरी अब
अब खत्म हो चुके हैं और अब क्रिस जेरिको और जैक हेगर मिलकर ऑल एलीट रेसलिंग की अथॉरिटी को इंप्रेस करने वाले हैं, जिससे कि वो आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज कर सकते हैं। जो बात कहकर क्रिस जेरिको ने क्लियर कर दिया है कि अब क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन में जाने वाले हैं और पॉसिबली अब क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप को परस्यू करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्रिस जेरिको और जैक हेगर का क्या क्या होता है। पर गाइस इसके बाद हमें बैकस्टेज एमजेएफ का एक कैंपेन दिखाई दिया, जहां पर एमजेएफ ने कहा कि ऑल आउट पेपर में जो एमजेएफ वर्सेस जॉन मॉक्सली मैच हुआ था, उस मैच को जीतने के लिए जॉन मॉक्सली ने पैराडाइम शिफ्ट का इस्तेमाल किया था, जो मूव उस मैच के लिए बैन थी और उसी वजह से एमजेएफ ये मैच हारे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एमजेएफ एक बहुत ही टफ कॉल लेने वाले हैं कि एमजेएफ फाइनली अपना एमजेएफ का 2020 कैंपेन बंद करने वाले हैं, क्योंकि ये कैंपेन एमजेएफ को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए था और एमजेएफ एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए, तो अब एमजेएफ को इस कैंपेन की जरूरत भी नहीं है। ऐसा कहकर एमजेएफ ने इस कैंपेन को बंद कर दिया है और यहीं पर एमजेएफ ने वार्डलो को भी ब्लेम किया कि एमजेएफ के हारने में उनका भी हाथ शामिल है, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट डायमंड रिंग एमजेएफ से काफी दूर फेंकी थी, जिस चीज को लेकर एमजेएफ वार्डलो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे और यही लग रहा था कि वार्डलो भी एमजेएफ के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देंगे। पर यहाँ पर केफेप के अंदर एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ ही वार्डलो के पेचेक साइन करते हैं, तो यहाँ पर वार्डलो को कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत है कि वार्डलो को वो चीज करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर हमें दोबारा से टॉप पर चढ़ना है, ये कहकर एमजेएफ और वार्डलो यहाँ से चले गए। पर गाइस आगे हमें जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज प्रोमो सेगमेंट दिखाई दिया, जहाँ पर जॉन मॉक्सली ने लांस आर्चर को वार्न कर दिया है कि अब लांस आर्चर जॉन मॉक्सली के लिए आने वाले हैं। तो यहाँ पर लांस आर्चर को प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि जॉन मॉक्सली उनमें से एक नहीं है जिन्हें लांस आर्चर उठा उठा कर फेंकते हैं, बल्कि जॉन मॉक्सली लांस आर्चर को ओवर पावर करने की ताकत रखते हैं। ऐसा कहकर जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए। पर आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियंस अपनी टैग टीम चैंपियनशिप सेलिब्रेशन करने के लिए आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टली ब्लैंचेट के साथ मिलकर एफटीआर अपनी ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर एफटीआर ने अपने आप को अब तक के ऑल एलीट रेसलिंग के द ग्रेटेस्ट टैग टीम बता दिया और यही एफटीआर ने रिंग साइड पर खड़े हुए सभी टैग टीम्स की बेइज्जती कर दी कि वो एफटीआर की लेवल मैच नहीं कर सकते। और यही एफटीआर ने नेक्स्ट वीक जोरासिक एक्सप्रेस को एक मौका दिया है कि चाहे तो एफटीआर को फेस कर सकते हैं, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नहीं। अगर जोरासिक एक्सप्रेस एफटीआर को नॉर्मल मैच में हराती है तो गाइस पॉसिबली आगे चलकर एफटीआर अपने टैग टीम चैंपियनशिप जोरासिक एक्सप्रेस के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली है। ऐसा कहकर एफटीआर ने फिर एक बार जोरासिक एक्सप्रेस की बेइज्जती कर दी, जिसके ऊपर गुस्सा होकर जोरासिक एक्सप्रेस रिंग के अंदर आ गए और जोरासिक एक्सप्रेस एफटीआर के ऊपर अटैक करते इससे पहले ही एफटीआर ने जोरासिक एक्सप्रेस के ऊपर अटैक किया और एफटीआर यहाँ से भाग गई और इसी बीच जोरासिक एक्सप्रेस ने एफटीआर के ऊपर आइस बकेट की आइस फेंक दी, जिससे एफटीआर तो बहुत ज्यादा नाराज थे। पर गाइस आगे हमें शो पर डार्बी एलन आते हुए दिखाई दिए, जो कि रियल डार्बी एलन नहीं बल्कि रिकी स्टार्स थे और यहाँ पर डार्बी एलन बनकर रिकी स्टार्स ने डार्बी एलन को एक बार फिर से मॉक किया है और यहाँ पर एक शॉर्ट प्रोमो में रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स ने डार्बी एलन को बहुत ज्यादा सहन कर लिया है और इसके बाद अगर डार्बी एलन कभी भी रिकी स्टार्स के सामने आते हैं तो रिकी स्टार्स डार्बी एलन को नहीं छोड़ने वाले। पर गाइस आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर टाया कॉन्टी नायला रोज को फेस कर रही थी और ये टाया कॉन्टी का ऑल एलीट रेसलिंग में फर्स्ट एवर सिंगल्स मैच था और हर बार की तरह ही इस मैच में भी नायला रोज ने डोमिनेट करने का सोचा, लेकिन गाइस टाया कॉन्टी ने भी नायला रोज को बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दिया है। पर फिर भी ये कंपटीशन इतना टफ नहीं था कि टाया कॉन्टी नायला रोज को इस मैच में हरा सके और इस मैच के आखिर में नायला रोज ने टाया कॉन्टी के ऊपर एक सिट आउट पावर बम लगाया और टाया कॉन्टी को पिन कर नायला रोज ये मैच जीत चुकी है, जो कि ऑब्वियस था और हमें पता था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद भी नायला रोज टाया कॉन्टी के ऊपर अटैक करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर हिकारू शिडा ने आकर नायला रोज को रोक दिया। पर यही आगे हमें कमेंटेटर्स की तरफ से पता चला कि गाइस यंग बक्स के एक्शन के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने यंग बक्स को $5,000 ईच का फाइन लगाया है, यानी कि मैट जैक्सन और निक जैक्सन इन दोनों को ही इंटरव्यूअर के ऊपर अटैक करने के लिए अकेले 5,000 सेपरेटली फाइन भरना पड़ेगा। पर यही हमें आगे इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले का केनी ओमेगा का लिया गया इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर जिम रॉस केनी ओमेगा का इंटरव्यू ले रहे थे और यही जिम रॉस ने केनी ओमेगा से सेम सवाल पूछा जो कि टोनी शिवानी ने एडम हैंगमैन पेज से पूछा था कि ऑल आउट पेपर के बाद अब केनी ओमेगा को कैसा लग रहा है। और इसी चीज के ऊपर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा को लगता था कि एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की बहुत ही बढ़िया टैग टीम हो सकती है, लेकिन अब केनी ओमेगा को लगता है कि ये सब बातें झूठ थी और अब केनी ओमेगा को भी पता नहीं है कि आगे केनी ओमेगा के साथ क्या क्या होने वाला है। पर केनी ओमेगा ऑल एलीट रेसलिंग में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, ये कहकर ये सेगमेंट खत्म हुआ। पर हमें आगे ऑल एलीट रेसलिंग की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अनाउंसमेंट जानने को मिली कि गाइस ऑल एलीट रेसलिंग की 1 ईयर एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली अपनी ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लांस आर्चर के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं और ये मैच किसी पेपर में नहीं बल्कि एक नॉर्मल डायनामाइट शो पर होने वाला है, जो चीज मुझे तो बहुत शॉकिंग लगी। लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे ऑल एलीट रेसलिंग इस चीज को कैसे हैंडल करती है। पर इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर ब्रॉडी अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप डस्टन रोड्स के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे और ये डस्टन रोड्स की ऑल एलीट रेसलिंग में फर्स्ट एवर चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी थी और
सरप्राइजिंगली ये मैच शुरू होने से पहले ही डस्टिन रोड्स ने ब्रॉडी ली के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर डस्टिन रोड्स और ब्रॉडी ली दोनों ही फाइट करते करते क्राउड के अंदर चले गए। पर इसके बाद ये दोनों ही रेसलर्स रिंग के अंदर आ गए और ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज यहाँ पर इस मैच में कोई बहुत ही बड़े बड़े मूव्स या फिर ये कोई बहुत ही बड़ा हाई पेस मैच नहीं था। ये मैच एक नॉर्मल रेसलिंग मैच की तरह ही था, जिस वजह से काफी सारे लोगों को ये मैच पसंद नहीं आया होगा। लेकिन गाइज फिर भी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही इस मैच में डस्टिन रोड्स की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी, जो परफॉर्मेंस देखने के लिए ही मैं ये मैच देख रहा था। और इस मैच में डस्टिन रोड्स भी ब्रॉडी ली को उनकी लिमिट्स तक ले गए थे और ब्रॉडी ली की फ्रस्ट्रेशन भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में ब्रॉडी ली ने डस्टिन रोड्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर डस्टिन रोड्स को पिन कर ब्रॉडी ली स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन। पर यह मैच खत्म होने के बाद पूरी की पूरी डार्क ऑर्डर ब्रॉडी ली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए रिंग के अंदर आ गई, जहाँ पर डार्क ऑर्डर डस्टिन रोड्स के पार्टनर क्यूटी मार्शल को बीटअप कर अपने साथ ला रही थी। पर ब्रॉडी ली अब भी कोल कैबाना से नाराज थे, इसीलिए ब्रॉडी ली ने कोल कैबाना को यहाँ से पीछे भेज दिया और अपने बाकी के डार्क ऑर्डर के मेंबर के साथ ब्रॉडी ली ने ये सेगमेंट एंजॉय किया, जहाँ पर ब्रॉडी ली ने डस्टिन रोड्स के ऊपर लो ब्लो भी लगाया। और इसी तरीके से इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो खत्म हुआ, जहाँ पर मुझे तो इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो एवरेज डायनामाइट शो लगा। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो कैसा लगा। पर अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?